हेलो एवरीवन, आज हम वापस आए हैं अपने इंटरनेशनल बेस्टसेलर बुक इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ के ऑडियो बुक समरी के साथ। आज का चैप्टर है फ्रॉम लोगोथेरेपी टू इकिगाई। लोगोथेरेपी शब्द आपके लिए नया नहीं है। लोगोथेरेपी शब्द का जिक्र हमने अपने पहले ऑडियो बुक समरी में किया था। अगर आपने वो ऑडियो बुक समरी नहीं सुनी है तो वापस जाके उस समरी को आप सुन सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोगोथेरेपी है क्या। लोगोथेरेपी हमें बतलाता है कि हमारे जीवन में जीने का मकसद क्या है। हमें मदद करता है अपने जीवन के मकसद को पाने के लिए। लोगोथेरेपी यह बतलाता है कि आप अपने जीवन के मकसद को पाके आप अपने मेंटल चेंज को ब्रेक कर सकते हैं। लोगोथेरेपी कभी भी लाइफ में फ्रस्ट्रेशंस या एंशियसनेस को मेंटल इलनेस की तरह नहीं देखता है, जबकि इसे स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा जाता है। और लोगोथेरेपी में यह बतलाया गया है कि कोई भी आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन या एंशियसनेस है वो इस कारण से है क्योंकि आपके लाइफ में पर्पस की कमी है, या फिर आपका जो पर्पस है वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लोगोथेरेपी हमें यह कहता है कि हम अपने लाइफ के पर्पस को या अपने लाइफ के मीनिंग को क्रिएट नहीं करते हैं, उसे डिस्कवर करते हैं। हम अपने लाइफ को जीने के लिए एक यूनिक रीजन रखते हैं जो कि समय के साथ एडजस्ट और ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। हम में कैपेसिटी है कि हम कोई बहुत अच्छा काम भी कर लें और बहुत बुरा काम भी कर लें, जो कि टोटली डिपेंड करता है कि हमने क्या डिसीजन ली है। यहाँ पर बात की गई है विक्टर फ्रैंक की, जो कि एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग के ऑथर हैं, और ये जर्मन कंसंट्रेशन कैंप्स में रहे हैं और वहां से जिंदा बाहर आए। इनके अनुसार लोगोथेरेपी को बहुत कॉन्साइज तरीके में समझाया गया है कि लोगोथेरेपी में हम क्या करते हैं। लोगोथेरेपी में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, तो कोई भी पर्सन जब फ्रस्ट्रेटेड या एंशियस फील करता है तो वो एक थेरेपिस्ट के पास जाता है, जो थेरेपिस्ट उसे बतलाता है कि आपकी ये फ्रस्ट्रेशन ऐसे ही नहीं आई है, आपके लाइफ में किसी चीज की कमी है, आपके लाइफ में किसी मीनिंग किसी पर्पस की कमी है, जिसके कारण आपको ये फ्रस्ट्रेशन आ रहा है और अब आप अपनी लाइफ सही से नहीं जी पा रहे हैं। पेशेंट को उस लाइफ पर्पस को डिस्कवर करने में मदद की जाती है थेरेपिस्ट द्वारा, और फाइनली पेशेंट फ्री होता है कि वो या तो अपनी पुरानी लाइफ में कैरी ऑन करे या फिर अपने नए लाइफ पर्पस के साथ अपने लाइफ को कैरी ऑन करे। विक्टर फ्रैंक का ये मानना है कि एक इंसान से हर चीज छीनी जा सकती है, सिर्फ उससे किसी भी सर्कमस्टेंस में अपने एटीट्यूड के हिसाब से काम करने के फ्रीडम को नहीं छीना जा सकता है। यहाँ पे कुछ केस स्टडीज ली गई है जिसमें बतलाया गया है कि लोगोथेरेपी या फिर पर्पस हमारे लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकते हैं। सबसे पहली केस स्टडी विक्टर फ्रैंक की ही ली गई है। विक्टर फ्रैंक जर्मन कंसंट्रेशन कैंप्स में रह रहे थे, जहाँ पे कि सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते थे। सर्वाइवल वही कर पाते थे जिनका कुछ सपना था कि हम बाहर जाके कुछ कर सकेंगे। विक्टर फ्रैंक का भी यह सपना था कि मैं जब भी बाहर निकलूंगा तो अपने जितने भी वर्क्स हैं, जो भी लिखा था उन्होंने, उसको वो बाहर जाकर क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे, और इसलिए वो कंसंट्रेशन कैंप में सरवाइव हो गए। दूसरी केस स्टडी में बात की गई है एक अमेरिकन डिप्लोमैट की। एक अमेरिकन डिप्लोमैट विक्टर फ्रैंक के पास लोगोथेरेपी के लिए आते हैं, और उस समय वो बतलाते हैं कि वो अपने जॉब को हेट करते हैं, और इसलिए हेट करते हैं क्योंकि वो डिप्लोमैट हैं, उनको इंटरनेशनल पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना होता है और वो उस इंटरनेशनल पॉलिसीज को हेट करते हैं। विक्टर फ्रैंक ने उन्हें हालांकि बतलाया कि आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो डिप्लोमेसी से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि आप अपने लाइफ में एक दूसरा करियर परस्यू करना चाहते थे, लेकिन आप एक डिप्लोमैट बन गए। उस अमेरिकन डिप्लोमैट को ये बात समझ में आई और फाइनली उसने अपने करियर को चेंज किया, और आज के दिन में वो अमेरिकन डिप्लोमैट एक अच्छी लाइफ जी रहा है। नेक्स्ट जो केस स्टडी ली गई है वो एक सुसाइडल मदर की ली गई है। एक माँ जिसका 11 साल का पैरालाइज्ड बच्चा मर जाता है, उसमें उनमें सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है। तो विक्टर फ्रैंक उन्हें बोलते हैं कि आप अपने डेथ बेड पर अपने आप को इमेजिन कीजिए और सोचिए कि क्या आपने अपने लाइफ में अभी तक जो किया है वो यूजलेस है या यूजफुल है। जब वह औरत अपने आप को
एक डेथ बेड पर इमेजिन करती है तो वह ये कंक्लूड करती है कि उसने जितना किया वो बहुत अच्छा किया, और इनफैक्ट वो जो भी कुछ दे सकती थी उसने अपने बेटे को दिया, और फाइनली उसकी सुसाइडल टेंडेंसी जो है वो खत्म हो गई। लास्ट केस स्टडी एक डॉक्टर की है जो कि अपने वाइफ के डेथ के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, और फ्रैंक ने उन्हें एक सरकमस्टेंस सोचने को बोला कि अगर आप अपने वाइफ से पहले मर जाते तो आपके वाइफ पर क्या बीतती। तो डॉक्टर बतलाते हैं कि उनकी वाइफ भी बहुत दुखी होती, बहुत बुरा फील करती। तो फ्रैंक उस डॉक्टर को बोलते हैं कि आपने अपनी वाइफ को इन सारे चीज़ों से बचा लिया है, इसीलिए आपको दुख भी होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये केस स्टडीज़ है, बेसिकली ये बतलाया गया है कि लोगोथेरेपी में आप पेशेंट से कैसे डील करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मोरिटा थेरेपी की ओर। मोरिटा थेरेपी शोमा मोरिटा जापान द्वारा ये थेरेपी दी गई है। सोना मोरिटा जो है वो एक जेन बुद्धिस्ट है, वो बुद्धिस्ट रिचुअल्स को भी अपने इस थेरेपी में यूज करते हैं। ये बेसिकली बोलते हैं अपने पेशेंट्स को, जो भी मोरिटा थेरेपी को फॉलो करते हैं, वो बोलते हैं कि हमें अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि चेंज नहीं करना है, हमें उन्हें सिर्फ एक्सेप्ट करना है। हम अपने फीलिंग्स को ना ही कंट्रोल कर सकते हैं और हम अपने फीलिंग्स को ना ही ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। हम उन्हें एक्सेप्ट करें, पहले हम अगर अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम उन्हें चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो कोई भी फीलिंग, डिजायर, एंजाइटी, फियर या वरी हो, उसे हमें सबसे पहले एक्सेप्ट करना है। अगर इसके पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि एक गधे को एक पोल से बांध दिया गया है और वो गधा उस पोल के गोल गोल चक्कर काटता है ताकि वह फ्री हो सके, लेकिन जितना ही वह उस पोल के चारों तरफ घूमता है वह इस सिस्टम का पार्ट बनते जाता है। तो अगर हम मोरिटा थेरेपी की बात करें तो इनमें बेसिक्स जो हैं वो ये है कि हमें सबसे पहले अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना है। हम अपने फीलिंग्स से भाग नहीं सकते हैं, इस कारण से हमें अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना है। हमें जो भी कर रहे हैं हमें वो करते रहना है। सिर्फ इस चीज़ पे सोचना कि हम अपने फीलिंग्स को कैसे एलिमिनेट करें, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इस कारण से हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को हमें करते रहना है। और तीसरी बात की गई है कि आपको अपने लाइफ में एक पर्पस डेवलप करना है, कि हम बेसिकली अपने फीलिंग्स को वैसे कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं अपने एक्शंस से। अगर कोई इंसान मोरिटा थेरेपी के लिए जाता है तो मोरिटा थेरेपी 4 फेजेस में होती है। सबसे पहला होता है आइसोलेशन एंड रेस्ट, जिसमें 5 से 7 दिन तक पेशेंट एक्सटर्नल सोर्सेस से बिल्कुल कट ऑफ होता है। आपको कुछ भी काम करने नहीं दिया जाता है। आप पढ़ नहीं सकते हैं, आप टीवी नहीं देख सकते हैं, मोबाइल नहीं देख सकते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स से बात नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ रेस्ट करना है और अपने इमोशंस को वॉच करना है। थोड़े टाइम के लिए थेरेपिस्ट आ सकते हैं जो कि आपसे बात करने से बचना चाहेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बात आप थेरेपिस्ट से कर सकते हैं। सेकेंड स्टेज को लाइट ऑक्यूपेशन थ्योरी बोला गया है, जो कि फिर 5 से 7 दिनों तक चलता है, जिसमें इंसान रेपिटेटिव टास्क शांत होकर बिना बोले करते हैं। रेपिटेटिव टास्क जैसे आप नॉर्मल कुछ कर सकते हैं, जैसे वॉकिंग इन नेचर, गार्डनिंग, किसी को पेंटिंग का शौक है तो वो पेंट कर सकते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको बात करने की आज़ादी नहीं दी जाती है। थर्ड स्टेज पे हम आते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे, जिसमें आप कुछ फिजिकल मूवमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि आप पॉटरी कर सकते हैं, स्कल्पचर्स बना सकते हैं, ऐसे एक्टिविटीज कर सकते हैं जिनमें आपके फिजिकल मूवमेंट है, और आप लोगों से सिर्फ जो काम कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। इन 15 से 21 दिनों के बाद आपको रियल वर्ल्ड में वापस भेजा जाता है इस थेरेपी के बाद, और आप रियल वर्ल्ड में घुल मिल के रह सकते हैं और मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नाइकान मेडिटेशन टेक्निक की इस्तेमाल की बात की गई है। नाइकान मेडिटेशन टेक्निक्स 3 क्वेश्चंस पूछने को कहा जाता है इस टेक्निक में, कि सबसे पहले मैं किसी इंसान से मुझे क्या मिला है,
दूसरा क्वेश्चन, मैंने उस इंसान को क्या दिया है, और तीसरा क्वेश्चन, मैंने किसी इंसान को क्या प्रॉब्लम्स दिए हैं, मेरे कारण किसी इंसान को क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं। इन 3 क्वेश्चंस अपने आप से पूछने से हम अपने इमोशंस को वॉच कर सकते हैं। ऐसा भी इसमें एक जिक्र किया गया है नाइकान मेडिटेशन में कि मान लीजिए आपको किसी से झगड़ा करने का मन कर रहा है, तो आप उस झगड़े के डिसीजन को 3 दिन बाद के लिए टाल दीजिए। अगर आपको 3 दिन बाद भी झगड़ा करने का मन करे तो आप झगड़ा कर सकते हैं, वरना झगड़ा करना यूजलेस था, वो एक इम्पल्सिव डिसीजन होता अगर आप उसी समय झगड़ा कर लेते। आज के ऑडियो बुक समरी में इतना ही। आगे और इस ऑडियो बुक समरी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।